जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग पॉलिटी और इसमें हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे थे। सो विल स्टार्ट विद इट। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसमें टाइम लग रहा है। और इसके अलावा देखिए हम बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं और 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। टुडे वी हैव डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो वो आप चेक कर सकते हैं। और कल से हम स्टार्ट करेंगे विटामिन एंड न्यूट्रिशन से। 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं घटना चक्र की। तो इस तरह से टोटल 6 प्लेलिस्ट आपको घटना चक्र की मिलेंगी, जिसमें से 4 कंप्लीट अवेलेबल हैं। दैट इज़ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी और जोग्राफी, और 2 रनिंग है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा घटना चक्र वाला पोर्शन भी। सो और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, for the election of Vice President of India, for to pass the bill relating to the amendment of the Constitution, या फिर to discuss and pass such a bill where both the houses have different opinions। तो देखिए किस केस में आप जॉइंट सेशन लेकर आते हो। तो जॉइंट सेशन इनमें से जो आएगा, इट विल बी टू डिस्कस एंड पास द बिल वेयर बोथ द हाउसेज हैव डिफरेंट ओपिनियंस। सो आर्टिकल 108 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज अबाउट जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन विच both houses have a different opinion. It is presided over by the Speaker of Lok Sabha. Consider the following statements. The joint sitting of both houses of parliament in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution. ठीक बात है। फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ये हुई थी 1961 में। सेकेंड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल, ये भी ठीक है। तो देखिए 108 में होती है, पहली 1961 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन बिल, जिसमें कि दोनों हाउसेज जो थे दे फाइनली एग्रीड। सेकेंड जॉइंट सेशन हुआ था 1978 में, द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल ऑफ 1977। थर्ड जो हुई थी वो पोटा के टाइम पर हुई थी 2002 में, दैट इज प्रिवेंशन फॉर टेररिज्म एक्ट, पोटा एंटी टेररिज्म बिल था ये। ठीक है, तो 3 बार हुई है जॉइंट सिटिंग। द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज हेल्ड इन द कनेक्शन विद, तो ये हुई थी डाउरी एबॉलिशन बिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स आउट फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो देखिए इसमें तो प्रायर परमिशन होती है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है इसमें जॉइंट सिटिंग की जरूरत होती है। आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट to resolve the deadlock between them. Now joint sitting related to money bill, ये required होती है as Rajya Sabha has no power to block the passage and has to return the bill within 14 days from the date of receipt. Now constitution amendment bill has to be passed by each house as prescribed in the article 368 of the constitution. So joint sitting is applicable in the case of ordinary bill. Joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha, it can take place to resolve the deadlock over. तो ये ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। देखिए बेसिकली ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है ये। द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन टू ऑर्डिनरी बिल। With reference to special address of the President of India, which of the following statement is correct? The President addresses the joint meeting of both houses of Parliament at the commencement of the first session, after each general session of the House of the People, and the commencement of the first session of each year. ठीक है, सही बात है। The President in his address informs the Parliament of the causes of its summons, ये भी ठीक बात है, क्यों कर रहे हैं सम्मन वो भी इन्फॉर्म करते हैं। सो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि विच आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे एड्स एंड एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, जो कि अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू सच डिवाइस। नाउ आर्टिकल 87 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स 2 इंस्टेंसेस जहाँ पे प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को। President of India addresses both the Rajya Sabha and the Lok Sabha at the start of the first session after each general election, when the reconstituted lower house meets for the first time. तो यहाँ पे पहले जब हर जनरल इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग प्रेसिडेंट लेते हैं, और यहाँ पे जो लोअर हाउस होता है वो एक्चुअली पहली बार मिलता है, क्योंकि उसमें से कुछ नए होंगे कुछ रिटायर होंगे, तो वो फिर से मिल रहे हैं जनरल इलेक्शन के बाद। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेसेस बोथ द हाउसेज एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ना प्रेसिडेंट स्पीच जो होती है इस पर एसेंशियली हाईलाइट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को, प्लान्स को फॉर द अपकमिंग ईयर, एंड द एड्रेस प्रोवाइड्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट्स एजेंडा एंड डायरेक्शन।
Which of the following expression is appropriate regarding the message to call joint sitting of both houses under Article 108? So it is 108 is about intention of the president. Article 108 joint sitting of both the houses in certain cases. If after a bill has been passed by one house has been transmitted to the other, the bill is rejected by the other house, या फिर the houses are finally disagreed to the amendments to be made in the bill. More than 6 months elapsed from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it, the president may, unless the bill has elapsed by reason or of a dissolution of the house of the people, notify to the houses by message that if they are sitting or by public notification, if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill. ठीक है. Next है, what will be happened if president summons for the joint sitting of the parliament? In the meantime, Lok Sabha dissolved. So इसमें क्या होगा? Joint session will be held in the scheduled time. Joint session cancel हो जाएगा. Joint session will be held after composition of new Lok Sabha और the bill will be elapsed. तो देखिए joint session जो है वो scheduled time में ही होगा. ठीक है. Joint session will be held in the scheduled time only. देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो समन कर सकते हैं दोनों हाउसेस को टू मीट इन जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डेलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल. नाउ अगर जो बिल है वो जो डिस्प्यूटेड बिल है हैज ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो फिर कोई भी जॉइंट सिटिंग समन नहीं होगी. नाउ बट द जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशंस टू समन सच अ सिटिंग. मतलब कि इस केस में बिल लैप्स हुआ नहीं है अभी, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई की है उसकी इंटेंशन टू समन सच अ सिटिंग एंड बट द जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट ने अपनी नोटिफिकेशन दे दी है, अपना इंटेंशन बता दिया है कि जॉइंट सिटिंग लेनी है और लोकसभा अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, उस केस में जॉइंट सिटिंग होगी. लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है और उसके बाद ऐसी इंटेंशन की बात हो रही है तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी. नाउ अ लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो अ लेजिस्लेटिव बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लेजिस्लेटिव बिल जो होता है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में आएगा. एंड बिल रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज वो सिर्फ राज्यसभा में आएगा. तो ये एक्सेप्शंस है. With reference to the Parliament of India, consider the following statements. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. ओके तो ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर सिर्फ वो है जो इलेक्ट नहीं होता है, जो नॉमिनेट होता है. नहीं, गलत है ये. रिसेंटली प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री. नहीं, देखिए प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? इट इज़ अ बिल प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर अदर देन मिनिस्टर. तो प्राइवेट मेंबर वो हर मेंबर है जो मिनिस्टर नहीं है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर होगा. सो डिफरेंस इन टू केसेस इज दैट एनी मेंबर दैट इज अ मिनिस्टर डिजायरिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल हैज़ टू गिव अ नोटिस ऑफ हिज has to give a notice of the intention and to ask for the leave of the house to introduce the bill. Now if a bill has been published in the official gazette, its introduction, no motion for the leave to introduce the bill is necessary. Now after a dozen of private bills have been passed since the independence, thus neither statement 1 nor statement 2 is correct. Which of the following statement is or are correct? A bill pending in Lok Sabha lapses on its prorogation. A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of Lok Sabha. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बिल पेंडिंग इन लोक सभा उसके प्रोरोगेशन पे लैप्स हो जाता है. नहीं. अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा जो कि पास नहीं, विच हैज़ नॉट बीन पास्ड इन बाय द लोकसभा, अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, शेल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. तो ये वाला सही हो जाएगा. Now according to Article 107 Clause 3 of the Indian Constitution, a bill pending in Parliament shall not lapse by the reason of prorogation of the House. ठीक है, अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होगा by the prorogation of the House.
तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया इनकरेक्ट. Now Article 107 Clause 4 of the Indian Constitution ये बोलता है that a bill pending in the Council of States which has not been passed by the House of the People shall not lapse on the dissolution of the House of the People. वो lapse नहीं होगा dissolution पर. तो ये सही statement है. Consider the following statements. The chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of that house. Chairman और deputy chairman जो है राज्य सभा के वो उसके member नहीं हैं. ठीक है. चेयरमैन एंड द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस. तो देखिए ये तो होते हैं जो चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन होते हैं वो उसके बेसिकली डेप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं. चेयरमैन तो हो गए वाइस प्रेसिडेंट, वो मेंबर नहीं भी होंगे तो भी डेप्टी चेयरमैन तो होते ही हैं. ठीक है. Second है while the nominated members of both the houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have right to vote in the election of vice president. They are saying कि जो nominated members होते हैं दोनों houses के they have no voting right in the presidential election, but vice president के election में उनको अधिकार होता है वोट करने का. तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो जाता है. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है. हाउएवर द डिप्टी चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द देम ओनली. बट स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है फिर भी. देन इलेक्टोरल कॉलेज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के. नाउ द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हाउएवर दीज आर एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. इसमें क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड कोई भी हो. Who has the right to issue the money from Consolidated Fund of India? Consolidated Fund of India से मनी इशू करने का अधिकार किसको है? ये है किसी को भी नहीं है. Controller, Auditor General, Finance Minister of India, Authorized Minister, no, none of the above. Article 266 of the Indian Constitution, इसमें ये बोला गया that जितने भी revenue हैं which are received by the Government of India, all loans raised by that government by the issue of treasury bills, loans or ways and means, advances, and all the money received by the government in the repayment of the loan, ये जो है it will form one consolidated fund of India. Now it is under the control of parliament. कोई भी amount आप withdraw नहीं कर सकते हो authorization के बिना, और ये authorization आपको parliament से मिलेगी. So the authority to issue the money according to the budgetary provisions from the consolidated fund, वो आपको मिलेगा if the parliament permits it according to the appropriation under article 114. Which of the following articles of the Indian Constitution is related to contingency fund? Contingency fund से कौन सा related है? So it is article 267. Parliament may by law establish a contingency fund in the nature of an imprest to be entitled the contingency fund of India, into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by the such law, and said fund shall be placed at the disposal of the president to enable the advances to be made by him out of such fund for the purposes of meeting of unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by the parliament by law under article 115 or 116. ठीक है. So ये contingency fund से related है article 267. Which of the following expenditure is not charged on the Consolidated Fund of India? So salaries, allowances of the Prime Minister of India, ये उन पे नहीं होते हैं. चीफ जस्टिस का होता है, CAG का होता है, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी होता है. प्राइम मिनिस्टर का क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जो सैलरी मिलती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर का अलग से पोस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड नहीं है. So only discussion and expenditure charged on the consolidated fund can happen, not voting. इस पे voting नहीं हो सकती, सिर्फ discussion हो सकता है. And according to Article 112 Clause 3 of the Indian Constitution, salary and allowances of President, Chief Justice of India, pensions which are payable to the High Courts, salary allowances of CAG, then Chairman and Deputy Chairman of the Council of States, Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, ये expenditures charge होते हैं Consolidated Fund of India पे. Which of the following is not a mandatory expenditure charged on the Consolidated Fund of India? Mandatory नहीं है. Debt charges for which Government of India is liable, salary and pension of the members of Election Commission of India,
pension payable to the judges of High Court, allowances of deputy chairman of Council of States. So salary and allowances for the members of Election Commission of India ये नहीं है. So following expenditure जो है, there shall be the expenditure which can be charged on Consolidated Fund of India. Emoluments and allowances of the president and other expenditures जो उनके ऑफिस से related हैं, पहला. Second is salaries and allowances of the chairman and the deputy chairman of Council of States, that is Rajya Sabha, and speaker and the deputy speaker of Lok Sabha or House of the People. Debt charges जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देने के लिए लाइबल है, सिंकिंग फंड चार्जेस, रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर relating to the raising of loans and service and redemption of debt. The salaries and allowances and pensions payable to or in respect of judges of the Supreme Court. ठीक है. The pension payable to or in respect of the judges of Federal Court. The pension payable to or in respect of the judges of High Court which exercises the jurisdiction in relation to any area which is included in the territory of India or which at any time before the commencement of this constitution exercised jurisdiction in relation to any area included in 86 Governor's Province of Dominion India. Then salary and allowances and pension which are payable to CAG. Any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal. And any other expenditure declared by this constitution or by the parliament by law to be so charged. ठीक है. सो इसमें से क्या नहीं आएगा? सैलरी एंड पेंशन द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये ज़रूरी नहीं है इस पर, ये इस पर मैंडेटरी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इज नॉट चार्ज ऑन द CFI? सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट चार्ज ऑन द CFI. देखिए आर्टिकल 112 के हिसाब से जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वाइस प्रेसिडेंट के, इट इज़ नॉट चार्ज इन द इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो सैलरी रिसीव करते हैं ना, वो रिसीव करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट एज द वाइस प्रेसिडेंट. इसलिए ये गलत है. ऑलरेडी ऑल्दो पर्सन एक ही है, उनको सैलरी अलाउंसेस वहीं से मिल रहे हैं, बट जो डेजिग्नेशन है, जिस डेजिग्नेशन से वो उनको पैसा मिल रहा है, दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे हो सकता है. नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट आइटम अंडर द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर? लार्जेस्ट आइटम इज इंटरेस्ट पेमेंट. अंडर द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में जो सबसे लार्जेस्ट आइटम है जो पैसे भरते हैं वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट. नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज लार्जली ड्यू टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल्दो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है एंड इट कवर्स ऑल द एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लान एक्सपेंडिचर. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट प्रपोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर. As per the question, the largest item under the non-planned expenditure is interest payment. The authorization for the withdrawals of funds from the Consolidated Fund of India must come from the Parliament of India. With reference to the Union Government, consider the following statement. The Department of Revenue is responsible for the preparation of Union budget that is presented to the Parliament. So Department of Revenue जो होता है, it is responsible for the preparation of Union budget जो कि Parliament को present किया जाता है. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without authorization from the Parliament of India. तो कोई भी जो amount है वो withdraw नहीं किया जा सकता है from CFI विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से बिना ऑथराइजेशन के आप कुछ भी नहीं ले सकते. ऑल द डिस्पर्समेंट्स मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड्स द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो देखिए इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट विच इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट. Now therefore statement 1 तो हो जाता है incorrect. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization of Parliament as approved in the provided in the Article 114 of the Constitution. So statement 2 हो जाता है सही. Now the disbursement made from the public account does not require authorization of Parliament of India. इसका जो कंट्रोल होता है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है. So statement 3 is also correct. Next, how can the President spend from contingency fund? So President before authorization of the Parliament. Contingency Fund of India is established by Parliament by the law under Article 267 of the Indian Constitution.
Now, this fund is placed at the disposal of the President of India, and no approval of the Parliament is needed while withdrawing the money from the fund. Now, he may make advances out of this fund, and it is used for the purpose of meeting unforeseen expenditures. All the revenues received by union government by the way of taxes and other receipt for the conduct of government business are credited to the, तो ये किस में क्रेडिट होते हैं? जितने भी रेवेन्यू रिसीव किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट से, टैक्सेस के माध्यम से या दूसरी रिसीट के माध्यम से, फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस, दे आर क्रेडिटेड टू, सो दे आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो जितना भी रेवेन्यू आप रिसीव कर रहे हो ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. आर्टिकल 266 में जो इनएमरेटेड है. And the last question for today is, money bill has been defined by the constitution under which article? So it has been defined by the constitution under article 110. 109 is special procedure in respect of money bill. 110 is about the money bill, only definition of money bill, and 111 is permission on the bills. Alright, so ये थे हमारे कुछ questions आज के. Next हम देखेंगे 100 तक, 76 to 100 in the next video. सो दैट ये वीडियो जो है वो बहुत लंबे ना हो जाए, इसीलिए आई एम कीपिंग इट शॉर्ट. एंड सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.